हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब क्लासेज में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर का मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ को लेकर आए हैं। तो ये काफ़ी आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही अगले वीडियो जब भी डालें तो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, कौन कौन से पहले यूरोपीय कंपनी आते हैं उसके बारे में देखेंगे। 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। इसमें पुर्तगाल, स्पेन और अग्रणी भूमिका निभाया। 1487 में पुर्तगाली यात्री बर्थोलोमेओ डियाज अपने देश के राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण पाकर भारत को खोजने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा। इसका नाम केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरिप रखा। वर्ष 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा और वहां के लोगों का नामकरण रेड इंडियन किया गया। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया। वास्को डिगामा गुजरात के व्यापारी अब्दुल मुनीद की सहायता से 17 मई 1498 को जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है कि केरल के काली तट यानी मालाबार तट जिसे कहते हैं पहुंचा। वहाँ के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। दोबारा 1502 में आया और दोबारा 1502 में आए, है ना। दूसरी यात्री जो है अल्ब्रेज कैब्रेल, जो कि 1500 ईस्वी में आया। सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाली भारत आया और सबसे अंतिम में पुर्तगाली उपनिवेश का अंत हुआ, यानी सबसे अंतिम में पुर्तगाली ही भारत से गया। पुर्तगाली भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय था। प्रथम फैक्ट्री कालीकट जो कि 1500 में अल्फ्रेज कैम्ब्राल जमोरिन ने बंद कर दिया। पुर्तगाली ने 1503 में भारत में अपना फैक्ट्री केरल के कोच्चि में स्थापित किया। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया और फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाया। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया। 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत संघ शासित क्षेत्र का दर्जा गोवा को प्रदान किया गया है और 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा 25वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है भारत का। पुर्तगालियों ने भारत में कार्टेज व्यवस्था लागू किया था। कैसी व्यवस्था? कार्टेज व्यवस्था। मुगल शासकों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के काल में स्थापित हुआ और पुर्तगाली ने मध्य एशिया से आलू, तंबाकू, मकई भारत लाए। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाली थे ने की। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोच्चिन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। तो पुर्तगाली की पहली व्यापारिक कोठी कोच्चिन के पास थी। इसके बाद कन्नूर यानी 1505 में पुर्तगाली ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई कन्नूर में।
विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। नीनो डी कुन्हा, जिसका कार्यकाल 1529 से 1538 रहा, अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बनाई। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन 1534 ईस्वी दीव 1535 पर आधिपत्य कर लिया और पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हार्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। अब देखेंगे डच या नीदरलैंड या हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। पुर्तगाली के बाद डच आए। डच हॉलैंड यानी वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। कार्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री था जिन्होंने 1596 में भारत की यात्रा की। 1602 में वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी के नाम से डच कंपनी की स्थापना हुई। बाद में विभिन्न डच कंपनी को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक स्थान की स्थापना की गई। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, स्थापित किया गया, जहां वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया है। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के बेदरा युद्ध के बाद हुआ। चलिए, अब डच के बाद आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। 1599 में मर्चेंट्स एडवेंचर्स नाम से विख्यात व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इस कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री गुजरात के सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। इसे 1612 ईस्वी में मान्यता मिली और BEIC की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई, जिससे शीघ्र ही कर्नाटक की सरकार ने मान्यता दे दिया। इस प्रकार भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है। 1608 में जेम्स प्रथम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, और 1615 में जेम्स पर्सन के दूत सर टॉमस रो, जो कि ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, अजमेर में। फ्रांसिसो डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंदी कोठी बनाया गया। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। क्या? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। पुर्तगाल के राजा उपहार स्वरूप बम्बई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दिया। 1665 में चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यह क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उसान ने मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराए पर कंपनी को सूतानती, गोविंदपुर और कालीकता, जो कि अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जमींदारी प्रदान किया, जिसे 1700 ईस्वी में जॉब चरनॉक ने तीनों मिलकर वर्तमान में कोलकाता का नींव रखा। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश प्रांत की राजधानी बना रहा।
1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान के तहत अंग्रेजी कंपनी को खुली छूट दिया, जिसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिस। क्या? डेनिस। अंग्रेजी के बाद डेन यानी डेनिस 1616 में भारत आया। डेनिस ने 1620 में ट्रैकोबार तथा 1676 में सोरामपोर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यह कंपनी भारत में अपनी स्थापित मजबूत करने में असफल रही। 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई। उसके बाद आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस के बाद 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किया गया और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा स्थापित किया गया। बात करें फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी को नींव रखी और 1673 में इसे अपना मुख्यालय बनाया। ये पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता, जिसे कहा जाता है, का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी क्रांति का शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला, जिसके साथ ला सपला की संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 53 ईस्वी में तक चला, जिसमें पांडिचेरी की संधि हुई। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से 63 ईस्वी तक चला, पेरिस की संधि हुई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से ला सपला की संधि हुई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध से पांडिचेरी की संधि हुई और तृतीय कर्नाटक से पेरिस की संधि हुई। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु में हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, जिसमें काउंट लाली हार और आयरकुट की जीत हुई। काउंट लाली किसके तरफ से थे? फ्रांसीसी की तरफ से, और अंग्रेज की तरफ से आयरकुट थे, सर आयरकुट, जिसकी आयरकुट की जीत हुई। गेराल्ड ऑंगियर बम्बई का संस्थापक था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था और जॉन सुरमन मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया। और रॉल्फ फिंच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। रॉल्फ फिंच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। अब दूसरे टॉपिक देखेंगे, बंगाल में BEIC के शासन की व्यवस्था, यानी ब्रिटिश सरकार की शासन की व्यवस्था। बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ सूबेदार शाह शुजा ने से अनुमति से। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। औरंगजेब के निधन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्रता सत्ता का नींव मुर्शीद कुली खां ने डाला। मुर्शीद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर बसाया तथा अपनी राजधानी ढाका के बदले मुर्शिदाबाद को बनाया। फर्रुखसियर उड़ीसा के सूबेदार भी मुर्शीद कुली खां को दिया। मुर्शीद कुली खां ने इज्जतदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण किसानों को प्रदान किया। मुर्शीद कुली खां का निधन 1727 में हो गया। तत्पश्चात उसका दामाद शाहजुद्दीन शुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब बना। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से बिहार को बंगाल में मिलाया और यहाँ का सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां, जो कि 1739 में बंगाल का नवाब बना। 1740 में गिरिया यानी बंगाल का युद्ध, गिरिया कहाँ है? बंगाल में है। गिरिया का युद्ध, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर अपने को बंगाल का नवाब घोषित किया। अलीवर्दी खां, जिसका कार्यकाल 1740 से 1756 तक रहा, अलीवर्दी खां मुगलों को कर देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा।
1751 में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें अलीवर्दी खां की पराजय हुई। उन्होंने उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया एवं 6 लाख वार्षिक देना स्वीकार किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के तुलना मधुमक्खी के साथ करते हुए कहा कि अगर उसने छेड़ा जाए तो वह शहद देगी और अगर छेड़ दिया जाए तो वह काट काट कर खा जाएगी। अलीवर्दी खां के निधन 1756 में हो गया। तत्पश्चात उसकी नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम ढाका की बेगम थी और मौसेरा भाई साकेत जंग पूर्णिया के थे ने किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे फोर्ट विलियम कहते हैं। अंग्रेजी कंपनी में इसका किलेबंदी करना आरंभ किया। अंग्रेजी कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस समय यहाँ के प्रधान रोजर ड्रैक और सेनापति मीनचिन था। कौन था? मीनचिन था, भागकर बंगाल के फुल्टा बंदरगाह में जाकर छिपा। सिराजुद्दौला कोलकाता को जीतकर एक प्रमुख व्यापारिक मानिक चंद के हाथ कलकत्ता सौंपकर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलबेल ने किया। हॉलबेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा रहे थे। यह घटना मद्रास स्थित कंपनी के मुख्यालय पहुंचा। तब वहां से वाटसन यानी नौसेनाध्यक्ष एक रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक विशाल सेना कलकत्ता को जीतने के लिए भेजा गया। यह सेना जनवरी 1757 में कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद से समझौता कर पूरे कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि, जो कि 9 फरवरी 1757 को, इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी का अधिकार दिया। यह क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपया दिया तथा 1717 के प्राप्त व्यापारिक अधिकार वापस अंग्रेजी कंपनी को दिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। यह युद्ध बंगाल के प्लासी के दौरान मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज कंपनी के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में नवाब की सेनापति मीर जाफर के धोखेधारी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला का जब युद्ध भूमि से वापस लौट रहा था, तब मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक कार्य कर रहा क्लाइव का गधा या गिदर कहा जाता है। मीर जाफर का अंग्रेजी कंपनी को 24 परगना जिला और 1 करोड़ 77 लाख रुपया दिए। मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मुंगेर में तोप व बारूद का कारखाना स्थापित किया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। यह युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी और संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई। कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जबकि संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल शाह आलम द्वितीय शामिल था, जिसमें संयुक्त सेना का नेतृत्व शुजाउद्दौला ने किया। इस समय बंगाल के गवर्नर वेनिस्टाड था। कौन था? वेनिस्टाड। अब इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की 2 संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुई। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। कंपनी को अवध में
कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई और अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला और अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। अब कंपनी के तीसरे नंबर टॉपिक देखेंगे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, भारतीय। अब बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल 1757 से 1765 और 1765 से 1767 तक, हीरो ऑफ अर्काउट 1751 कहा जाता है। इन्होंने प्लासी के युद्ध में कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था। इन्होंने अंग्रेजी कंपनी की तरफ से इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 को लागू किया। क्लाइव ने राजस्व की वसूली के लिए उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल में मुहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 तक कार्यकाल रहा। कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स थे। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जैसे वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1772 से 85 तक रहा। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। इन्होंने आर्थिक सुधार के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड की स्थापना किया। इन्होंने राजस्व वसूली के लिए 5 जगह पर चुंगी घर की स्थापना की। नंबर 1 में है ढाका, 2 में कोलकाता और 3 में है हुगली, 4 में है मुर्शिदाबाद, 5 में है पटना। तो 5 जगह चुंगी घर की स्थापना की राजस्व वसूली के लिए, ढाका, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद तथा पटना। खजाना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया। इसके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ जो कि 1773 ईस्वी, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधीन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 में मदरसा की स्थापना की कलकत्ता में। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की और विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्हीं के काल में 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क नामक सांसद द्वारा उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। सर जॉन मैकफर्सन, जिनका कार्यकाल 1785 से 86 तक रहा, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब उसके बाद देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793 और 1805 तक रहा। कॉर्नवालिस ने 1793 में कानूनों का संग्रह तैयार किया जिसे कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा की नियुक्ति किया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमारारी प्रथा या जमींदारी प्रथा लागू किया। इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था।
अस्थायी बंदोबस्त भारत के 19% भूभाग पर लागू था, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के बनारस का क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र शामिल था। अस्थायी बंदोबस्त भारत के 19% भूभाग पर लागू था, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के बनारस का क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र शामिल था। अस्थायी बंदोबस्त का योजना सर जॉन शोर ने बनाया। किसने बनाया? सर जॉन शोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना। अस्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून लागू किया गया, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना गण देवता में मिलती है। अस्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून लागू किया गया था, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना गण देवता में मिलती है। अब कार्यकाल आता है सर जॉन शोर का। सर जॉन शोर का कार्यकाल था, जिसका कार्यकाल 1793 से 1798 तक। इन्होंने भारत में अहस्तक्षेप नीति की अपनाया। सर जॉन शोर ने भारत में अहस्तक्षेप नीति अपनाया। खुर्दा की लड़ाई 1795 में निजाम एवं मराठा के बीच हुआ। इलाहाबाद की कंपनी के साम्राज्य में विलय इन्हीं के काल में हुआ था। अब देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली 1758 से 1805 तक रहता है कार्यकाल। भारत में कंपनी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किया वेलेस्ली ने। वेलेस्ली को सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली ने पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद हुआ था, जो 1758 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया और अवध 1801 में, मराठा 1801 में, बरार एवं भोसले 1803 में और सिंधिया 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। इन्होंने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और वेलेस्ली के काल में ही 1803 में अंग्रेजी कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वेलेस्ली के काल में ही 1803 में अंग्रेजी कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इन्होंने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के काल में हुआ था, जो कि जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो पूछा जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आता है कॉर्नवालिस, जिसका कुछ खास कार्यकाल नहीं रहता। 1805 में इनका दूसरा कार्यकाल 1805 में इससे पहले भी आया था, शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही शिमला में इनका निधन हो गया। उसके बाद आते हैं सर जॉन बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक। 1806 में वेल्लोर कर्नाटक के सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार की धार्मिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कहा गया। इस समय मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक था, जिन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा। इनके शासनकाल में रणजीत सिंह एक अंग्रेज के बीच अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुआ। इसमें अंग्रेजी कंपनी की तरफ से मध्यस्थता चार्ल्स मेंटकॉफ ने किया था और 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी में। इन्होंने भारत में कंपनी राज के विस्तार के लिए जिस नीति को अपनाया उसे फॉरवर्ड पॉलिसी का प्रसारवादी नीति के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ। नेपाल की तरफ से नेतृत्व अमर सिंह थापा, जो कि गोरखा थे, ने किया, जबकि कंपनी ने गिलेस्पी, मिलिक्स गार्डनर तथा ऑक्टर ग्लोनी के नेतृत्व में सेना गोरखाओं को खिलाफ भेजा। इसमें गोरखाओं की बुरी तरह हार हुई। यह युद्ध अंततः 1816 ईस्वी में सुगौली यानी चंपारण की संधि के तहत समाप्त हुआ। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। यह मराठों का सबसे बड़ा सहयोगी था। मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने पिंडारियों को मराठों के शिकारी कुत्ता की संज्ञा दिया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में शामिल मुहम्मद कमाचीतु व करीम खां थे। इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष युद्ध हुआ। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।
1817 से 1818 में हुआ इस संघर्ष में मराठा शक्ति बुरी तरह पराजित हुआ। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेशवा का पद छोड़ना पड़ा तथा उन्हें पेंशन देकर बिठूर यानी कानपुर भेज दिया गया। इन्हीं के शासनकाल में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में 1822 में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में हुई। अब देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। रैयत का अर्थ है किसान। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बाराह महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कुल 51% भूभाग पर लागू किया गया। मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लागू किया गया। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। अब देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। महल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में लागू किया गया। यह व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत इत्यादि जैसे में लागू हुआ था। यह ब्रिटिश भारत की भूमि के 30% भाग पर लागू था। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में 1824 से 26 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के दरमियान बैरकपुर बंगाल के भारतीय सैनिकों को बर्मा के जाने का आदेश दिए गए, परंतु धार्मिक कारणों से 1824 में भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया तथा दबाव देने पर विद्रोह किया। इसे बैरकपुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आंग्ल बर्मा युद्ध अंत अंग्रेजी कंपनी के पक्ष में हुआ। इस समय बर्मा नरेश महाअब्दुल्ला था, जिन्होंने कंपनी के साथ यानदूब की संधि किया। कालांतर में बर्मा को जीतकर 1885 ईस्वी के आसपास भारत में शामिल कर लिया गया। 1885 से 1935 तक बर्मा भारत में शामिल हुआ। 1935 के एक्ट के तहत बर्मा भारत से 1936 में अलग हो गया। 1935 के एक्ट के तहत बर्मा, जो कि अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारत से 1936 में अलग हो गया। 14 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र देश बना, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल आता है, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहता है। बेंटिक सामाजिक सुधार के तहत भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया। धारा 17 के तहत 1829 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में तथा 1830 ईस्वी में इसे बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। बेंटिक ने कर्नल सलीम की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा की समाप्त कर दिया। कर्नल नील की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और बेंटिक के काल में 1833 के अधिनियम की धारा 87 के अनुसार योग्यता के आधार पर अब सरकारी सेवा में लोगों को भर्ती किया जाने लगा। रंग, जन्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी के काल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अब आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। इनका छोटा सा कार्यकाल रहा 1835 से 36। इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 1842 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। लॉर्ड ऑकलैंड का
इनके शासनकाल में 1839 में कलकत्ता से दिल्ली यानी जीटी रोड का मरम्मत कर गया। जीटी रोड, जिन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इन्हीं के शासनकाल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध था। इस युद्ध में ऑकलैंड को जगह पराजय का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण 1842 में उसे इंग्लैंड बुला लिया गया तथा एलनबरो को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। एलनबरो के प्रयास से इस युद्ध को अंत अंग्रेजी कंपनी के पक्ष में हुआ। अब द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 में लिटन के कार्यकाल में हुआ। किसके काल में? लिटन के। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 में लिटन, और तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध में 1919 से 21 में जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। अब आते हैं लॉर्ड एलनबरो। 1842 से 1844 कार्यकाल रहता है। एलनबरो 1843 ईस्वी में सिंध को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। एलनबरो ने 1842 को एक्ट के नियम 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई थी। एलनबरो के समय में हुई थी 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1844 से 1848 तक इनका कार्यकाल 4 वर्षों तक रहता है। कुछ खास इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इन्होंने नरबलि प्रथा को समाप्त किया। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबलि प्रथा को समाप्त किया। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 तक ईस्वी तक था, जिसमें अंग्रेजी विजय हुए। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक कार्यकाल रहता है। अंग्रेजी कंपनी का सबसे ज़्यादा विस्तार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी के समय भारत में कंपनी राज्य के विस्तार के लिए जिस नीति को अपनाया गया उसे राज हड़प नीति यानी व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। तो राज हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। डलहौजी ने भारत में देशी रियासतों को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 में स्वतंत्र देशी रियासत उसे कहा गया जिन्होंने कभी भी अंग्रेजी कंपनी को अधीनता स्वीकार नहीं किया, इसे गोद लेने का अधिकार था। दूसरा, अधीनस्थ रियासत वैसे रियासत को कहा गया जिन्होंने या तो मुगल साम्राज्य के अधीन था या मराठों के अधीन था, परंतु बाद में अंग्रेजी कंपनी को अधीनता मान लिया। गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करे। 3 में आश्रित देशी रियासत वैसी रियासत को कहा गया जिसकी स्थापना अंग्रेजी कंपनी अपने मसौदा के द्वारा किया। ऐसे राज्यों के शासक के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। अब देखेंगे हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। सतारा 1848 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने उस उत्तराधिकारी को यह कहकर अमान्य करार दिया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनः स्थापित किया था। जैतपुर और संबलपुर 1849 में। उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निसंतान मर गया। मृत्यु पूर्व कोई पुत्र गोद नहीं ले सका था, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संबलपुर को तथा उसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने आगे इस नीति के तहत बौघाट जो कि 1850 में, उदयपुर 1862 में, झांसी 1853 में तथा नागपुर 1854 का विलय भी किया। कंपनी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध को कंपनी राज्य में शामिल कर लिया। इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह था, जिसे अपदस्थ कर बंगाल भेज दिया गया। डलहौजी के शासनकाल में पहली बार अप्रैल 1853 में मुंबई में थाने के बीच ट्रेन चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चला गया था डलहौजी के काल में 1853 में। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में इन्होंने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थापित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया।
इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन किया, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी की विद्रोह यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन, जिसका कार्यकाल 1862 से 63 तक रहा है। बहावी आंदोलन का दमन किया। लॉर्ड एल्गिन के समय धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड एल्गिन के बाद आते हैं लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी में 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के कॉलेज की स्थापना की गई। 1872 ईस्वी में हुई। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। एक अफगान ने 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी, लॉर्ड मेयो को। अब आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। 1872 से 1876 पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के समय पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन। इसी के समय स्वेज नहर खुले जाने से भारत एक ब्रिटेन विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। इन्होंने बड़ौदा के मल्हाराव गायकवाड़ भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। इन्होंने घोषणा किया, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 तक कार्यकाल रहा। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। लॉर्ड लिटन साहित्यकार में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। ओवन मेरेडिथ के नाम से 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके पारित भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र एक्ट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। सोम प्रकाश को प्रतिबंध। नोट, पैनियार अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। पैनियार अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य महाविद्यालय की स्थापना की। अब आते हैं लिटन के बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन का, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। इसके समय में 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई, प्रत्येक 10 वर्ष पर। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया और इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इन्होंने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। 1882 में इल्बर्ट बिल को लेकर श्वेत विद्रोह हुआ इसके शासनकाल में, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? भारत के उदारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1848 से 1888 ईस्वी। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एहोम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ।
डुल्ड रेखा का निर्धारण लॉर्ड एलिंग द्वितीय 1894 से 98। इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। 1894 में इसने कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई। अकाल की जांच के लिए लायन आयोग का गठन किया गया। अकाल की जांच के लिए लायन आयोग का गठन किया गया। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन किया। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन किया लॉर्ड एलिंग द्वितीय के कार्यकाल में। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय रोनाल्ड से कर्जन की जीवनी लिखी। कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। 1900 में पंजाब भूमि आन्यक्रमण एक्ट पारित किया गया, जिससे किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास न जाए। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर ईस्ट इंडिया स्थापना की। पूसा कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में पूसा है। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई। कर्जन में 1930 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित किया गया। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित हुआ। मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसी के काल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय ही, और मुख्य सेनापति के किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्याग पत्र दे दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग्य करे हुए इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कोलकाता को महापौर बनाना चाहूँगा। कांग्रेस ने व्यंग्य करते हुए कहा कि कांग्रेस जब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग कर सकूँ। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन के बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो गई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास और 1908 में खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई। 1907 में लॉर्ड मिंटो के समय ही टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, मिंटो द्वितीय के। और 1908 का समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 में पारित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसे एसपी सिन्हा को। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत तक 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिसंबर 1912 में इन पर दिल्ली में बम फेंका गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग को BHU का कुलाधिपति बनाया गया, यानी BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
यानी विश्वविद्यालय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता सदस्य बने और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी बने। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। 1917 में सैंडलर आयोग का गठन किया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग, जिनका कार्य 1921 से 1926 तक रहा। 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर यूपी में हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग। अब आता है लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 तक कार्यकाल रहा इनका। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा लॉर्ड इरविन के समय। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अब आते हैं लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 1936 तक कार्यकाल रहा है इनका। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ लॉर्ड वेलिंगटन के समय। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 43 में इनका कार्यकाल रहा। इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए थे। लॉर्ड लिनलिथगो के समय पहली बार चुनाव कराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड बेवेल, जिनका कार्यकाल 1944 से 1947 तक रहा। शिमला समझौता 1945 में हुआ लॉर्ड बेवेल के समय। शिमला समझौता 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना भारत आया लॉर्ड बेवेल के समय। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा। भारत को आज़ादी मिली लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो श्री राजा गोपालाचारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, वेट कीजिएगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।